चलिए अभी एक्सरसाइज 3 के अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वो अगर देख लेंगे तो अपना फंडामेंटल जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और बाकी सारे पूरे शीट जो है वो आप अभी कर सकते हो ये करने के बाद। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4 के भी एक क्वेश्चन मैंने एक आध क्वेश्चन लिया है, हालांकि सिंपल ही देख सकते हो। एडवांस में जो मतलब मेंस में सवाल पूछेंगे वो भी एकदम बेसिक लेवल में मिलेगा आपको। देख सकते हो कोई उसमें ऐसे कोई एकदम से अच्छा क्वेश्चन एक आध या दो ही मिल सकता है आपको, अदरवाइज सारे फ्लैट है। एडवांस में भी अगर देखूं मैं 2013 जब से एडवांस शुरू हुआ, आईडीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईडीजी में तो 2007 में पूछा गया था, कॉलम में चेक पूछा था। उसके बाद एडवांस जब शुरू हुआ 13 में पूछा है सिग्मा वाला पैटर्न, 14 में पूछा है सिंपल फ्लैट पैटर्न, देख लीजिएगा। देखते ही बेसिक प्रॉपर्टी 2 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 15 में पूछा है वो भी सिंपल है। 16 17 नहीं पूछा, पहले बता के दिया था। 18 में पूछा तो तीन जगह पे पूछा, उनमें से दो क्वेश्चन में इस सेट में देके दिया, एक लिमिट का सेट में मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत लिमिट भी इन्वॉल्व था। बट मुद्दे का क्वेश्चन पूरा 70% आईटीएफ का ही था, थोड़ा सा लिमिट इंट्रोड्यूस है इसीलिए लिमिट का शेप में डाल दिया, बट मेजोरिटी आईटीएफ। 3 सवाल सोचो। और जो एडवांस का जो पैटर्न पूछा गया था 18 में, ये वाला सवाल जो मैं अभी पिक किया है, तो एकदम रद्दी सवाल, कुछ है ही नहीं। देखते बस डरावना है, देखने से बच्चा छोड़ देगा सवाल, बोले ये किस कौन करे। ऐसे सवाल आता है, आईटी के नाम से डरते, ऊपर से सवाल को देख के छोड़ देगा, बट है कुछ भी नहीं सवाल में। आप करके देख लीजिएगा पॉज करके, है कुछ भी नहीं सवाल में, दम नहीं है। उसी पैटर्न में एक अच्छा सवाल पूछा है आपका 2019 में। 19 का पेपर तो काफी अच्छा था, वो तो जानती ही रोटी पूछा है पेपर, रोटी जब पूछता है तब टफ पेपर पूछता है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटिव होता है। चलो खैर, अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किया, वो सॉल्व करके देता हूं, बाकी आगे आप संभालोगे, फिर अपन डिस्कशन के टाइम में और बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखो फाइंड रेंज, आपको रेंज निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन था, मैं इन तीनों को पिक किया। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन 2 का रोमन 1, रेंज निकालने के लिए बोला गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, जहां पे x का वैल्यू जो है वो 0 से 1 पे रेस्ट्रिक्टेड है। आप एक चीज ध्यान से सोचो सर, आप एक चीज ध्यान से सोचो कि 0 से 1 पे अगर मैं इस फंक्शन के बारे में पता लगा दूं, क्योंकि ये लीनियर बाय लीनियर है, आप आराम से इसका रेंज वगैरह निकाल सकते हो। अगर आपने इसके बारे में हवा लगा दी 0 से 1 में, तो शायद बाकी कहानी भी आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। अभी कोई बच्चा क्या करेगा कि सर इसका वैल्यू चलो पता लगाते हैं, वो कैसे लगाएंगे, y मान लेगा और इसका वैल्यू रख देगा 0 से 1, मतलब x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लेके जाएगा, फिर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, फिर दो इनइक्वालिटी सॉल्व करके लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके निकालेगा। बट मेरा मुद्दा है कि जब ये चीज ऊपर बना सकते हो आप, तो इतना लंबा उस तरीके से आप निकाल तो सकते हो, बट थोड़ा सा छोटा करने का कोशिश करो ना क्वेश्चन को, समय का अहमियत बहुत ज्यादा है। क्या नीचे वाला चीज ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे? बिल्कुल। किस तरीके से करोगे? 1 प्लस एक्स माइनस 2x अगर कर देंगे तो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप क्या करो, आप 2 माइनस 1 माइनस एक्स लिख दो, देखो नीचे वाला चीज पूरा ऊपर बन जाएगा। बना ही बना, बराबर बना। ये क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1, काम खत्म। अब इस चीज का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, तो इसका वैल्यू पता हो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट है, इंटरवल के साथ एलिमेंट ऑपरेट हो सकता है। आधा से आधा समय में आपका रेंज आ जाएगा। अगर आप y मान के करते तो भी आपका आंसर वही आता, बट वो ओरिजिनल मेथड है। अभी आप इस प्रकार से इसको अरेंज करके कर सकते हो ना, तो इस प्रकार की जुगाड़ जो है वो भी दिमाग में फिट होनी चाहिए, ताकि समय पे आपका क्लिक करे और काम भी आए। और वो तभी क्लिक करेगा जब प्रैक्टिस होगा उस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, जब शीट बनेगा तभी प्रैक्टिस होगा। तो इसका आंसर क्या है, x का वैल्यू 0 से 1 है, तो ये हो जाएगा 1 से 2। तो देख, डिनोमिनेटर मैक्सिमम तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम क्या है 2, 2 बाई 2 कितना 1, 1 पे क्लोज होगा क्योंकि 2 पे क्लोज है, और 2 बाई 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 कर तो कितना आ जाएगा 0 से 1। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, 0 से 1 हो गया। तो tan इनवर्स बाहर लगा हुआ है, 0 से 1 पे आंसर वही देगा, tan इनवर्स 0 पे मिनिमम आएगा, बिकॉज tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग होता तो tan इनवर्स 0 पे मैक्सिमम देता, 1 पे मिनिमम देता, उल्टा हो जाता। तो tan इनवर्स 0 विल बी 0 और tan इनवर्स 1 विल बी पाई बाय 4। अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो ग्राफ से दिखा देता हूं। देख, ये देख, tan इनवर्स 0 से 1 में पूछा है, 0 पे tan इनवर्स 0 इज द मिनिमम वैल्यू और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू। किस इंटरवल का बात कर रहा हूं, इसे इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू का बात कर रहा हूं। 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, 0 पे मिनिमम, बिकॉज फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इस प्रकार से डिक्रीजिंग होता, अगर फंक्शन इस प्रकार से मान लो डिक्रीजिंग होता, तो 0 पे मैक्सिमम मिलता, 1 पे मिनिमम मिलता। वही बोल रहा हूं, समझ में आया ना। बस यहाँ पे रेंज का
छोटे तरीके से रेंज निकालने का एक पता चला कि नीचे वाला ऊपर क्रिएट कर सकते, कोई बच्चा सोच लेता है कि सर 1 + x - 2x कर देते ना। अरे भाई ये सब सिर्फ करोगे ना तो यहाँ पे काम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंटीग्रेशन में आपका इतना बड़ा इंटीग्रेशन इतना कर देगा, समझो पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना? समझ नहीं दिए तो पढ़ाने का, नहीं तो पढ़ा के देता पार्शियल फ्रैक्शन अलग सा चैप्टर बेसिक के साथ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप समझो इस तरीके का कहानी को, अपन इस चीज को निपटा सकते हैं। मतलब हमेशा जो y मान करके करना है ऐसा, वो तो ओरिजिनल मैथड सिखा है मैंने आपको, सब कुछ सही है, मुझे पता चल रहा है कि सब कुछ आता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पूरा इस फंक्शन का यहाँ पे 0 से 1 पे रेंज पूछा है तभी तो निकाल पा रहे हैं ना। अगर 0 से 1 पे नहीं पूछता तब तो ये वाला फंडा लगा के कोई फायदा नहीं होता, तब तो आपको y मान के ही करना पड़ेगा। तो y मान के जनरल भी कर सकते हो, इंटरवल में रेस्ट्रिक्टेड है तो भी कर सकते हो, बट इससे तो इंटरवल में रेस्ट्रिक्टेड है तभी बनेगा ना सवाल। क्योंकि x का वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे? इसका वैल्यू अगर नहीं लिख पाए तो कहानी कैसे बनेगा? अगर x का वैल्यू रियल हो जाता है तो 1 + x का वैल्यू रियल होगा, तो यहाँ पे माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी लिखोगे क्या? समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से आपको जो चीज जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू रियल हो जाता तो नहीं कर पाते ऐसे, तब आप ओरिजिनल मेथड से ही करते। बट जहां पे कर पाएंगे उस जगह पे तो सोच के रखते हैं ना, मतलब नुकसान क्या है? अलग अलग तरीका पता चलता है, नुकसान थोड़ी ना। y मान के तो करके दे ही सकता हूँ सवाल को, बट यहाँ पे जिस तरीके से बोला वो भी सीखने का कोशिश करो, वो भी दिमाग में रखने का प्रयास करो, क्या पता किस क्वेश्चन में काम आ जाए कभी। समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट क्वेश्चन का खेल है भाई। अगला y बराबर cot इनवर्स x इंटू cot इनवर्स माइनस x। क्या बात है? y इज इक्वल टू cot इनवर्स x इंटू cot इनवर्स माइनस x। तो डायरेक्टली लिख दो ना, बोलो क्या? cot इनवर्स x इंटू cot इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस cot इनवर्स x होता है ना इंग्लिश डोमेन। डोमेन क्या है? रियल है, मतलब पूरा रियल फील्ड में ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? अगर प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है और समेशन जो है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। एक चीज मेरा दिमाग में आ रहा है, आप कैसे कर सकते हो? करो, मैं तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा जो सबसे छोटा होगा। नहीं आ रहा है? आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो, सोचो ना क्या दिक्कत है। अगर प्रोडक्ट निकालना है और समेशन एकदम सिंपलेस्ट है या फिर समेशन का इंफॉर्मेशन पता है तो याद करना क्या करते हैं, कितना बार चिल्ला के कराया क्लास 11th में, क्या करते हैं? AMGM लगाते हैं। अगर प्रोडक्ट चाहिए, सम पता है तो AMGM, सम चाहिए, प्रोडक्ट पता है तो AMGM, मिनिमम मैक्सिमम, रेंज का ही तो क्वेश्चन है ना, तो मिनिमम मैक्सिमम ही तो क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है? बट सोचना ही है कि सर AMGM तभी लगता है जब सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जहां पे AMGM लगाने में सारे के सारे पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देख लेते क्या पॉजिटिव है क्या? cot इनवर्स x का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, पॉजिटिव है। cot इनवर्स x 0 से पाई है तो माइनस cot इनवर्स x से माइनस पाई से 0, तो इसका रेंज भी 0 से पाई, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो लगा दो AMGM इनइक्वालिटी इन बिटवीन द टू टर्म्स। तो क्या आ जाएगा? cot इनवर्स x प्लस पाई माइनस cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन दैट इज y। तो इसका आंसर क्या आ गया? पाई बाय 2। इसका आंसर आ गया y। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर मार सकते हो, तो y का वैल्यू जो होगा वो किससे छोटा होगा? कंफर्म, पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना मैंने रेंज में डाल दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन था। आपको पूछ रहा था सवाल में कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाल दिया आपने? पाई स्क्वायर बाय 4। इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? पाई स्क्वायर बाय 4 आ गया। अभी मिनिमम वैल्यू पे अगर सर्च करना है तो आपको कैलकुलस का यूज करना होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। समझ में आ रहा है ना? बट अगर आप तरीके से देखो तो मिनिमम वैल्यू जो होगा ये भी 0 से पाई दे रहा है, ये भी 0 से पाई दे रहा है। समझ में आया ना? तो मिनिमम वैल्यू इसी इंटरवल में लगभग बिलोंग करेगा, पॉजिटिव ही होगा, इतना आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? बट क्या होगा एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हो बिना डिफरेंशिएशन के। तो ये क्वेश्चन जो था एग्जैक्टली रेंज का नहीं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन का क्वेश्चन था। बट ये गलती से रेंज में डाल दी मैंने, तो आप समझ जाओ। अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है निकाल सकते हैं, बट कैलकुलस यूज करना है, ठीक है? तो अपन आगे देखेंगे। बट अभी के लिए मैक्सिमम वैल्यू आपको समझ में आया ना? क्लियर है? वही AMGM का फंडा, अलग सा एक कांसेप्ट मिला तो बता दिया। समझ में आ रहा है? बट आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, डिफरेंशिएशन करके करो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। आप करना चाहते हो करो, क्या इशू है इसमें, है ना? बट चीजों को आपको समझना पड़ेगा, है ना? समझ के करना पड़ेगा। अगर कोई करना चाहता है, देख अभी मेरे दिमाग में एक और चीज आया, अगर करना चाहता है कोई
डायरेक्टली तो करे, कोई इशू नहीं है। पाई कॉट इनवर्स एक्स करेगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर करेगा। बोलेगा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, मैं बोलूंगा ठीक बात है माइनस कॉमन ले लो, कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई कॉट इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, जहां पे कॉट इनवर्स एक्स अकेला रहेगा, मैं बोलूंगा ठीक है समझ गया आपका खेल। 2 कॉट इनवर्स एक्स इनटू पाई बाई 2 डालो प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 लिखो और इधर डाल दो आप माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज बना ये पूरा पूरा क्या बन गया, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? अभी इस एक्सप्रेशन का आप क्या कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो ना। बोले कैसे सर? अभी तो मिनिमम में मिलने का चांस है। कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है फॉर ऑल एक्स, टच नहीं करता है, ओपन ही होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2। अगर उसका मैं स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायरिंग क्या होगा बोल, नेगेटिव से जब पॉजिटिव जा रहा है स्क्वायरिंग क्या होगा, 0 पे तो इक्वालिटी आएगा ना, बिकॉज 0 तो इसमें लाई कर रहा है। 0 से कहां तक होगा, पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया ना, 0 से पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अभी इसका रिवर्स चाहिए, माइनस है ना, ये देखो ये निकालने के बाद माइनस है, माइनस लगा दो सामने, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 से माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और फिर पाई स्क्वायर बाई 4 ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। तो रेंज का जो मिनिमम वैल्यू मिल गया वो क्या मिल गया, 0 मिल गया, और मैक्सिमम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 4 को तो निकाल दिए। कोई अगर ऐसे भी तो सोच सकता है ना कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व कर दूंगा, हो गया। अलग अलग चीज से कर सकते हो, बट मैंने जो सिंपलेस्ट मेरे को जो पता था मैंने बता दिया, एक अलग सा मेथड मिला है एमजीएम, समझ में आया ना। सारी जगह से आपका कोई मैं इसीलिए मैं बोलता हूं कि कुछ बच्चे होते हैं ना, मेरे से सवाल हो गए नहीं देखेंगे सर का सॉल्यूशन, ये गलत है, ये गलत है। सर का एक्सपीरियंस एक दिन के लिए भी हो तेरे से ज्यादा है, तो कितना भी तेज हो जाए सर का एक्सपीरियंस एक दिन के लिए हो सकता है सर बहुत कमजोर हो आपसे, ये मैं मानता हूं, मैं आप सारे बच्चों से बहुत कमजोर हूं, बट मैंने मेहनत कर करके सीखा, बट एक्सपीरियंस मेरे से एक दिन के लिए भी आपसे ज्यादा है, चीजें मैंने एक दिन के लिए भी आपसे ज्यादा देखा है, तो एक बार सुन तो लो, समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरा चीज सीखना ही पड़ेगा, ये कभी नहीं बोलता हूं, मैं ये बोल रहा हूं सुन लो, अगर नया मिलता है एक्सेप्ट करो, अगर पुराना मिलता है रिजेक्ट करो, समझ बचेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? समझने का प्रयास कर मेरे फीलिंग्स को और उस प्रकार से चीजों को सीखने का कोशिश कर, ठीक है। एमजीएम तभी लगेगा जब दोनों पॉजिटिव होगा, चेक किया दोनों पॉजिटिव है, लगा दिया एमजीएम, बिकॉज प्रोडक्ट चाहिए सम सिंपलेस्ट है। अगर सम सिंप्लीफाई नहीं होता, सम में वेरिएबल रह जाता तो अपन नहीं सोचते, क्योंकि वेरिएबल का सम कौन निकालेगा फिर, याद है ना उधर एमजीएम वाले क्वेश्चन में सम अगर वेरिएबल है तो सम का डाटा दिया हुआ रहता, याद है प्रोग्रेशन, अगर याद नहीं तो रिवाइज करो, समझ आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू भी मिल गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाने के साथ साथ, समझ में आया, 0, किसी ना किसी x का वैल्यू पे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक बात है। चल 0 से बड़ा यहां से तो पता चल रहा है, बट एग्जैक्टली कॉट इनवर्स का आंसर तो किसी भी x के वैल्यू के लिए 0 होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है। कॉट इनवर्स का रेंज ओपन 0 से पाई होता है, ओपन 0 से पाई, ठीक है, ओपन 0 से पाई, लगता नहीं कभी 0 होगा। 0 से बड़ा तो ये बोल सकते बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, वो तो हमने एमजीएम से भी बता दिए थे, बट अगर एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू सर्च करो तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। खैर ये दोनों सवाल हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते। तीसरे सवाल तो एक मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक करते, क्या करते हैं बता देता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। बच्चों का कहना है कि सर आप इस चीज को पाई बाई 2 और इसको tan इनवर्स एक्स लिख दीजिए, इसका रेंज पूरा दुनिया को पता है सर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये सवाल आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटरवल के साथ एलिमेंट ऑपरेट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 0 और उधर हो जाएगा पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई, हो गया ना, मतलब आंसर जो है 0 से पाई, जो कि गलत आंसर है। क्यों क्यों, क्योंकि आपने तो कहानी को ध्यान ही नहीं दिए, आपने तो कहानी को ध्यान ही नहीं दिया ना। अरे यार कल शुभ्रोनी ने एक क्वेश्चन पूछा था यार, मेरे को अभी याद आया, इसी प्रकार का कुछ गड़बड़ कर रहा था वो, मैं अपना मोबाइल को एक बार देखता हूँ, ये सवाल देखते देखते मेरे को अगर मिल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ये सवाल करते करते मैं ढूंढता रहता हूँ, अगर मिल जाता है मेरे को बता देता हूँ, ठीक है।
मेरे को याद है उसी प्रकार का वो कुछ गड़बड़ कर रखा था, ठीक है, वो गड़बड़ मैं सबके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप सभी भी जरूर आप सब भी करे होंगे, बट पूछे नहीं हो मुझे, बट अगर करते हो तो पहले से होशियार कर देता हूँ, ठीक है। मुद्दे का चीज है, देखो यहाँ पे साइन और कॉस का जो डोमेन है वो tan का डोमेन है, वो डोमेन पे आप नहीं सोचे, एक्सप्रेशन का डोमेन तो पहले सोचो, बाद में ना रेंज आएगा। क्या एक्सप्रेशन आपने तो बस यहाँ पे वैल्यू ठक 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 कर पुट करते गए, बट क्या वैल्यू वही है वो आपने ध्यान नहीं दी। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स डिफाइंड है -1 से 1 पे, क्या tan इनवर्स x -1 से 1 पे -π/2 से π/2 होता है? tan इनवर्स इसका डोमेन R है, तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन का अगर डोमेन का बात करूं तो सबका इंटरसेक्शन आएगा, जो कि क्या हो जाएगा -1 से 1। भाई ये तो -1 से 1 पे क्या देता है, π/2 देता है, बट tan इनवर्स x जो है क्या वो -1 से 1 पे π/2 हो जाता है? π/2 से -π/2 नहीं होता है, वो तो पूरा पूरा रियल वैल्यूज के लिए -π/2 से π/2 होता है ना। -1 तो यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 1 के लिए देगा π/4 और -1 के लिए देगा -π/4। तो इस डोमेन में वो तो रेस्ट्रिक्टेड है ना, -π/2 से π/2 तो नहीं दे पाएगा, वो क्या दे पाएगा, वो दे पाएगा -π/4 से लेकर के π/4 तक। अगर ये देता है तो आंसर जो आएगा वो हो जाएगा -π/2, ये माइनस करके π/4 और इधर हो जाएगा आपका 3π/4। दैट इज ये हो जाएगा आपका प्रॉपर रेंज, ना कि पहला वाला जो आपने निकाले। तो पहले आपने गलती क्या कर रखे थे कि डोमेन को ध्यान नहीं दिए, आपने tan इनवर्स को -π/2 से π/2 ले रहे हो, जबकि tan इनवर्स -π/2 से π/2 होगा ही नहीं, tan इनवर्स -π/4 से +π/4 होगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स रेस्ट्रिक्टेड है इस इंटरवल में, बिकॉज फंक्शन का डोमेन इसके बाहर जा ही नहीं सकता। अगर tan इनवर्स इसके बाहर जा सकता है, पूरा पूरा रियल हो सकता है, तब -π/2 से π/2 होगा, इस इंटरवल में नहीं होगा। वही चीज आपको सोचना जो गलती है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो इस प्रकार से चीजों को ना आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और उतना ही प्यार से सीखना भी पड़ेगा। हाँ हाँ मिल गया। उसने ना क्या किया मैं तेरे को बताता हूँ, बड़ा गंदा करके क्वेश्चन को किया था। ये मैं इरेज करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो सवाल में क्या किया ना, सवाल में क्या किया मैं दिखाता हूँ तुमको। वही सवाल उस दिन वाला सवाल था 2014 का, tan इनवर्स x + 1/x - 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x - 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -7, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन को ना उसने क्या किया सर, tan इनवर्स -7 को इधर रखा, ठीक है, और tan इनवर्स दिस इनटू tan इनवर्स दिस प्लस दिस है ना, इसको उसने बोला सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगाया, मैं तो तीनों फॉर्मूला लगा के देखूंगा, ठीक है। ये क्या था, ये क्वेश्चन था इसका डाउट, हाँ ये क्वेश्चन था ना यार, किसी भी तो डाउट पूछा था भाई, पता नहीं चल रहा है कहाँ, पता नहीं क्या था, मैंने उसको बोला था क्या, एक बार मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा। इस प्रकार की चीज क्या है, गड़बड़ क्या था यार, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, पर अच्छा चीज है, मैंने उसको बोल के दिया था, बट यार अगले लेक्चर में बोल दूंगा, या फिर आप लोगों को याद होगा तो मेरे को पूछ लीजिएगा फोन करके, बाद में मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहेगा तो भूल जाऊंगा। बट क्या क्या था, फोटो में दिख ही नहीं रहा यार। 1 मिनट के लिए अगर इंतजार करो तो थोड़ा सा रुक जाओ। tan इनवर्स -7, फिर क्या क्या x + 1/x - 1, ये तो सही है। अलग अलग कंडीशन बनाने के बाद बोला था, हाँ मिल गया। उसने क्या किया ना, ऐसे तीन अलग अलग कंडीशन किया था, तीन अलग अलग कंडीशन करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कहीं पे जाकर के मिला एक फंक्शन उसको मिला -π प्लस tan इनवर्स 2x² - x + 1/1 - x, और दूसरी जगह पे एक और एक्सप्रेशन उसको मिला y' बराबर π प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x² - x + 1/1 - x। और ये दिखा रहा था कि ये इंटरवल तो सर -3π/2 से -π/2 से है, और ये बिलोंग करेगा π/2 से 3π/2 पे, तो ये तो tan इनवर्स -7 का आंसर ही नहीं आएगा, बिकॉज tan इनवर्स -7 हमेशा नेगेटिव में देगा। ऐसा कुछ उसका आर्गुमेंट था। बट मेरा जो मुद्दे का चीज है, जो
उसका जो भी कैलकुलेशन है उसके दौरान उसने ये सोचा है कि इस चीज का आंसर जो है वो यहां पे है। वो कैसे सोचा आपको पता है? आपको वो इस प्रकार से सोच लिया, -π प्लस -π/2 से π/2 में ये क्या हो जाएगा, -π माइनस 3π/2 और ये हो जाएगा -π/2। तो बिलोंग कर दिया कि बोले इसका रेंज ये है। मैंने उसको पूछा कि इसका रेंज ये है, बोलता है हाँ इसका रेंज ये है, तब तो ये रिमेनिंग दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। वो सब छोड़ो, बट मुद्दे का चीज सोचो कि वो बोल रहा है इसका रेंज ये है। क्या आप भी बोलोगे इसका रेंज ये है? सर इसका रेंज तो हमें पता है, tan इनवर्स का रेंज हमें पता है -π/2 से π/2। आप भी नालायको, tan इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 कब है? tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 कब है? जब x पूरा रियल होगा। जब x का वैल्यू जो है वो अगर पूरा रियल होगा, x अगर सारे रियल वैल्यूज ले सकता है, अगर इस चीज का आंसर पूरा रियल है, तभी इसका आंसर -π/2 से π/2 होगा और ओवरऑल रेंज ये होगा। लेकिन क्या आपको लगता है क्वाड्रेटिक बाय लीनियर ये पूरा रियल आंसर लेगा? लगता है आपको? नहीं, ये फाइनाइट इंटरवल लेगा। अगर ये फाइनाइट इंटरवल लेगा, मान लो इस एक्सप्रेशन का रेंज हो गया यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या tan इनवर्स का जो आंसर है वो पूरा -π/2 से π/2 आएगा? नहीं आएगा। तो इस जगह से लेकर के तक यहां तक आएगा, इतना सा रेंज आएगा। अगर इस एक्सप्रेशन का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, अगर इस एक्सप्रेशन का, क्योंकि इस tan इनवर्स का आंसर इस वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर यहां से यहां तक होता है तो रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 नहीं होगा, तो यहां से लेकर के π/2 होगा। तो अगर -π/2 से π/2 नहीं आया तो क्या इसका रेंज ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से गलती मत कीजिएगा। जो ये वाला क्वेश्चन आपको सिखा के जाता है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आपको पता है tan इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 चिपका दोगे यहां पे, बट पहले तो ये देखो कि x क्या है। सारे x के लिए tan इनवर्स का वैल्यू क्या -π/2 से π/2 होता है? कभी नहीं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल होता है, बट अगर x रेस्ट्रिक्टेड है -1 से 1 पे, तो तब तो कम हो जाएगा ना वैल्यू। तो उस प्रकार की चीजें ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोलता हूं डाउट पूछने के लिए। डाउट अगर पूछते हो तो मजा आता है और सारी चीज मैं बता देता हूं ना, ठीक हो? मतलब क्लास का जो एब्सेंस है वो क्लास में तो बड़ा ही मजा आता है ना? एक साथ सबका क्लियर हो जाता है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कुछ मेरे को, जहां से भी जितना कुछ पता चले, हमेशा हर चीज याद भी नहीं रहता, जहां तक याद रहता है बताने का प्रयास करता हूँ पूरा दिल से। ऊपर से अगर कुछ भूल गया तो माफ कर दीजिएगा सर। आगे देखते हैं, रेंज तो बता दिया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और उसमें आप देख सकते हो मैंने 2 क्वेश्चन पिक किया है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है। बेसिकली ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन तो बेसिकली तो आपका वो जो प्रॉपर्टी लिखा है था उसी से सॉल्व हो जाएगा कि कौन डिक्रीजिंग है कौन इंक्रीजिंग है। पहला क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स x इज लेस देन cos इनवर्स ऑफ क्या? x स्क्वायर। cos इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो cos इनवर्स अगर हटाए तो इनइक्वालिटी मस्ट रिवर्स, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो क्लियरली पता चल रहा है, कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 तक होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से ये कहानी जो है वो कुछ सॉल्व हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? आगे की और बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में तो हमें कॉट इनवर्स के बारे में कुछ हवा ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तो इस प्रकार का, अगर सिर्फ दोनों तरफ इनवर्स इनवर्स है तो डायरेक्टली आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का फंडा लगा करके कर सकते हो। बट अगर इस प्रकार का इनइक्वालिटी है तो यहां से देख के समझ में आ रहा है सर क्यों ना आप पहले कॉट इनवर्स का वैल्यू निकाल दो, इसको मान दो t। तो ये क्या बन जाएगा? t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो t का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी। तो t का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा? कॉट इनवर्स x का वैल्यू। अबे मानते हो नहीं मानते हो? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अभी कॉट इनवर्स का रेंज पूरा दुनिया को पता है, पता है नहीं पता है भाई? पता है। क्या होता है कॉट इनवर्स का रेंज? 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो तो अपना आप ही रेस्ट्रिक्ट होगा ना, वो 0 के बाद तो जा ही नहीं सकता। 0 से 1 होगा, यूनियन 2 से कहां तक होगा? पाई तक होगा। तो देख लेते हैं कॉट इनवर्स का जो रेंज है, ये जो मुझे t का वैल्यू मिला वो किसका वैल्यू मिला? वो मुझे t का वैल्यू मिला, t दैट इज कॉट इनवर्स का वैल्यू मिला। कॉट इनवर्स का वैल्यू जो मिला मुझे क्या मिला? ये तो π/2 होता है, 1 कहीं यहीं पे होगा है ना, और 2 इधर होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है? 0 से 1 मिला और 2 से पाई मिला।
समझ में आ रहा है? बिकॉज 2 से इंफिनिटी तो रेस्ट्रिक्ट होकर 2 से पाई आ जाएगा, पाई के बाद तो हो ही नहीं सकता है ना कॉट इनवर्स, और 0 के इधर भी आ नहीं सकता है, ठीक है। तो इतना सा हिस्से के लिए जो ग्राफ है वो कौन सा है? ये वाला ग्राफ है, समझ में आ रहा है? और इतना सा हिस्से के लिए जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है? ये है। तो x का जो आंसर होगा, अभी तो कॉट इनवर्स x आपको मिला, बट आपको निकालना क्या है? ये इनइक्वालिटी से सॉल्व करके x निकालना है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x आप ग्राफ से ही तो देख सकते हो ना डायरेक्टली। क्या हो जाएगा ग्राफ? हमेशा ग्राफ से करो, डायरेक्टली करने मत जाओ, गड़बड़ करोगे, ठीक है। कोई बोलेगा सर कॉट लगा दो ना, कॉट 0, कॉट 1, कॉट 2, कॉट 5। अबे कॉट डिक्रीजिंग है, घूमेगा भी ये, तो बेटर है ना कि ये सब नखरे ना दिखा के ग्राफ से करो। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से जो आंसर गिरेगा वो क्या होगा? इस हिस्से का। पहले मैंने रेंज देखा, रेंज क्या है? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे x निकालना है। तो रेंज से मैं ग्राफ पे गया, ग्राफ से मैं x पे गिराऊंगा। तो ग्राफ का जो शेडो है वो मुझे यहाँ पे गिर रहा है, और इसका शेडो मुझे यहाँ पे गिर रहा है। अभी ये दोनों वैल्यू मुझे पता करना जरूरी है। ये तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा कॉट 2, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, मान लो कॉट इनवर्स का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा कॉट 1, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से शुरू करके कहां तक? कॉट 2 तक। ओपन होगा, ओपन है ना सारे जगह पे, यूनियन, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है। यहाँ पे अगर इक्वालिटी होता तो क्लोज आता। यूनियन कहां से? कॉट 1 से शुरू करके कहां तक? इंफिनिटी तक। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी इज डिफाइंड, दैट इज cot inverse x whole square minus 3 cot inverse x plus 2 is greater than 0 for all those values of x belongs to that interval। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? चल आगे बढ़ते। इनइक्वालिटी तक हमने सॉल्व कर दिए, आगे की कहानी देखते हैं, ऊपर इरेज कर देते, ठीक है। समझ नहीं आता है फोन कीजिए, बराबर समझा के देंगे, ठीक है। चलो फोर अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, बड़े सवाल है, ध्यान से देखो। बोलता है फाइंड ए फॉर विच साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a विल हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन जो 2014 में आया था, बट इससे काफी नीचे लेवल का क्वेश्चन है। इससे नीचे का नीचे लेवल का क्वेश्चन है 2014 में जो एडवांस में आया था, बट ये तो मैं उसका एक्सट्रीम लेवल करा रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x और उधर है, इधर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उधर है मॉड्यूलस फंक्शन। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी आपको दो अलग प्रकार के फंक्शन एक ही इक्वेशन में डाल के बोलेगा सॉल्यूशन, तो आप क्या करो, दोनों फंक्शन को दो अलग अलग इक्वालिटी के दो अलग अलग साइड पे रखो और दोनों का ग्राफ बनाओ और प्रॉपर्ली आप देख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, उतना आपका काम है। कभी भी आपको इस प्रोफाइल में सॉल्यूशन नहीं पूछ सकता, बिना सॉफ्टवेयर आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक बात है। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है हमें सॉल्यूशन निकालने भी नहीं बोला, बोल के दे दिया कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर होता है तो एक का वैल्यू बताना, ठीक है। चलो अपन सोचते सबसे पहले किसका ग्राफ बना देते हैं, साइन इनवर्स x बनाते हैं। चलो -1 से कहां पे होता है, 1 पे होता है, ये हो जाता है आपका π/2 से -π/2, ठीक है। ये हो गया साइन इनवर्स x, है ना। चलो तो अभी अपन क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का ग्राफ हमें पता चल गया, पता चला ना भाई, साइन इनवर्स x पता चल गया। अभी आपको क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a बनाना है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a बनाना है, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेना। बट मुश्किल बात है, यहाँ पूरा क्वेश्चन उल्टा पूछा है। अगर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 दे दिया तो आप मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बना देते और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर देते थे। इतना देर तक इस प्रकार के सवाल ही करते थे, बट अभी क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट कर दिया। क्या कर दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि x2 की जगह पे a डाल दिया और बोला है अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है तो a का वैल्यू बताओ क्या होगा, a का रेंज बताओ। सोचो कितना गंदा है, बट आप निकाल सकते हो, अगर तरीके से सोचते जाओगे निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, देखो मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ ये है। कोई बोलेगा सर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a, तो आपने सिखाया राइट में शिफ्ट होता है। अब a का वैल्यू थोड़ी ना पता है कभी तुम्हें, a का वैल्यू तो नहीं पता है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो राइट शिफ्ट होगा, अगर ये नेगेटिव है तब तो ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। नहीं आ रहा है,
समझ में आ रहा है ना आपको? ट्रांसफॉर्मेशन याद है या नहीं भाई? याद कर लिया, पहले पढ़ लिए सब, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, बोर्ड के लिए चल जाएगा बट जे पे नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अगर a को मैं पॉजिटिव मानता हूं तो मैं मॉड ऑफ x माइनस ए, v होता है हमेशा, आप जानते हो ये वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू a। अगर x का वैल्यू a से बड़ा है तो ये इक्वेशन आ जाएगा x माइनस ए, अगर x का वैल्यू a से छोटा है तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका a माइनस x। बस इतना सा फंडा बेसिक मॉडुलस फंक्शन का सभी को पता है। अभी अगर सोचते हैं सवाल में बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए। मान लो मैंने पहले क्या किया, मान लो मैंने a पे तो डिपेंड कर रहा है, अगर a नेगेटिव हो जाता है तो ग्राफ इधर होगा, अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ इधर होगा। तो मुझे केस बनाने पड़ेंगे। मान लिया मैंने पहला केस, a को मैंने क्या मान लिया, ग्रेटर देन 0 मान लिया। अगर a को ग्रेटर देन 0 मानते हैं तो मॉड x का ग्राफ क्या होता है? ये होता है नहीं होता है? साइन इनवर्स x जो है वो x से बड़ा होता है, याद रखना। ठीक है, और साइन x से छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ग्राफ, है ना? मतलब एक सॉल्यूशन आएगा कौन? सिर्फ 0। अगर मॉड x होता है, a का वैल्यू 0 होता तो, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर शिफ्ट होता जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ग्राफ इधर शिफ्ट होता जाएगा। सोचो, हो रहा है शिफ्ट, हो रहा है शिफ्ट, हो रहा है शिफ्ट, हो रहा है शिफ्ट। हाँ, अभी देखो, इसको पकड़ो, ये बोलेगा कि मैं तो इसको क्रॉस कर चुका हूं, अभी तो नो सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो गया, नहीं आ रहा है। समझ में आया बात? ये सारे केसेस में आप देख सकते हो सॉल्यूशन कितना दे रहा है, वन सॉल्यूशन। ए पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं, ए पॉजिटिव के लिए मिनिमम वाला ग्राफ ये हो गया, इसके इधर ग्राफ आ ही नहीं सकता है। ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ या तो ये होगा या तो ये सारे होगा, इधर इंफिनिटी तक चल सकता है। बट आपको बोला है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके बाद से, इस पॉइंट के बाद से जो ग्राफ आना शुरू हुआ वो तो नो सॉल्यूशन दे रहा है ना। ये देखना ग्राफ का नेचर, क्या ये कट मार रहा है इस ग्राफ को? नहीं मार रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन दे रहा है। अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए तो लास्ट कंडीशन यही होगा। क्या ये बात समझ में आता है? अगर ये समझ आता है तो सवाल चलेगा, अदरवाइज आपका पेज में नहीं घुसेगा। ठीक है, लास्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है कि ग्राफ को इस पॉइंट से पास करना ही पड़ेगा, यहां तक लास्ट अलाउ कर सकते हैं ग्राफ को, उसके बाद अलाउ नहीं कर सकते। उसके बाद ग्राफ को अलाउ हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर ग्राफ जाएगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट क्वेश्चन में बोला एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए, तो लास्ट यहां तक ग्राफ को अलाउ कर सकते हैं। अगर यहां तक अलाउ कर सकते हो मतलब क्या है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब x इक्वल टू 1 पे इसका जो वैल्यू आएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सोच तो, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इधर का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए और इधर का इक्वेशन हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 पे ये लाइन का जो इंटरसेक्शन आएगा ना, ये लाइन जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होना चाहिए? इस पॉइंट का वैल्यू से छोटा होना चाहिए ना। देख, छोटा है x इक्वल टू 1 पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है या नहीं? देखो, x इक्वल टू 1 पे इस लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा, x इक्वल टू 1 पे इस लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा, वो अगर π/2 वाले वैल्यू से अगर बड़ा है तब तो नो सॉल्यूशन दे देगा, अगर π/2 वाले वैल्यू से छोटा है तब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देगा। मतलब x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ, ये लाइन जो वैल्यू देगा, कितना देगा? a माइनस 1, वो हमेशा छोटा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, किससे? π/2 से, फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ये है आपका कंसेप्ट। यहां से पता चल गया कि a का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1 प्लस π/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन, है ना? अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो a का वैल्यू क्या आ गया? 0 से 1 प्लस π/2। ठीक है, और अगर 0 भी इंक्लूडेड कर दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर x का वैल्यू, a का वैल्यू 0 हो जाता है तो mod x आ जाएगा, और mod x में तो आपको दिख ही रहा है ना, एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी तक हमें क्या मिल गया कि a का वैल्यू ये मिल चुका है, कंसीडरिंग a एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अभी हमें सोचना है कि a अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा। चलो देखते हैं। अगर a नेगेटिव होता है तो वही कहानी वापस रिपीट करो, ग्राफ जो होगा वो किधर होगा? ग्राफ जो होगा वो तो आपका उधर हो जाएगा ना। भी
ये -1 हो जाएगा, ये वैल्यू +1 हो जाएगा, ये 0 है। मॉड ऑफ x माइनस ए बनाना है आपको, तो मॉड ऑफ x माइनस ए ये हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। आप बोलोगे सर ये पकड़ लो इसको, जहरीला है, नो सॉल्यूशन दे देगा। लास्ट कंडीशन ये वाला होगा जो यहां से पास हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मॉड ऑफ x माइनस ए इधर गया तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका तो स्लोप पॉजिटिव है, ये x माइनस ए होगा या a माइनस x होगा, x माइनस ए होगा। तो सेम कंडीशन यहां पे भी लगा दे कि x इक्वल टू 1 पे इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू होगा वो अगर ये हो π/2 से अगर बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब यहां पे भी π/2 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। मतलब x इक्वल टू 1 पे यहां पे पुट करो, x इक्वल टू 1 पे इस लाइन का जो y कोऑर्डिनेट आएगा 1 माइनस a, ये हमेशा किससे छोटा होना पड़ेगा, π/2 से छोटा होना पड़ेगा, या फिर उसके इक्वल होने से भी चलेगा। इक्वल होने से भी तो एक पॉइंट से पास होगा ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो a का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, 1 माइनस π/2 से बड़ा होगा, और a का वैल्यू इधर से 0 से छोटा है। अभी ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो नेगेटिव में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन लेके जो a का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 माइनस π/2 से कहां तक मिल रहा है, 0 तक मिल रहा है। अभी अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो दोनों केस का क्या होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली यूनियन होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। और फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 माइनस π/2 से लेकर के 1 प्लस π/2। ये हुआ एडवांस का टफ क्वेश्चन का लेवल, समझ में आ रहा है। इस प्रकार की सवाल मतलब 10 साल में एक आध बार पूछा जा सकता है आईटीएस से। इससे गंदा क्वेश्चन शायद इम्पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन, आप देख सकते हो मल्टीपल कंसेप्ट जो इतना देर से अपन करके आ रहे थे, साइन इनवर्स x इक्वल टू ये log x इक्वल टू sin x, ये सब का नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना सिखा रहे थे जो मेंस में पूछता है। बट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे करके एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, उससे भी पूरा उल्टा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रेट करूंगा इसको, ठीक है। और एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन में ये किसी ना किसी साल में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिला। इस प्रकार का एनालिसिस आपको करना पड़ सकता है किसी भी जगह पे, सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईटीएफ में, दूसरे किसी भी जगह पे फंक्शन में आपको पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के फंडे, ठीक है। तो यहां से सिखा दिया तो वो चीज याद रखना, किस प्रकार से हमने सोचे वो याद रखना। अगर समझ नहीं आता ये क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करना, पर्सनली वापस समझा दूंगा फोन पर, तो फिर वीडियो कॉल करके कैसे भी हो समझा दूंगा, बट वीडियो में अभी इतना ही समय है, समझा दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4 हो गया, आगे की ओर बढ़ते और 5 वाला क्वेश्चन देखते क्या है, ठीक है। चलो 5 देखो, 5 भी देख के आपको थोड़ा सा डर लगेगा, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ही समान नहीं जाता है, और आपने यहाँ पे डाल दिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस बॉक्स ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2। घबरा मत, क्वेश्चन को देख करके समझने का प्रयास करो। बोले सर क्या समझना है यहाँ पे, ऐसे मैं बोलूंगा tan इनवर्स x cot इनवर्स x दोनों का रेंज पता है, इसका रेंज है -π/2 से π/2, इसका रेंज है 0 से π, तो टेंशन क्या ले रहा है, तब तो बॉक्स जो है वो तो फाइनाइट आएगा ना। अगर tan इनवर्स x ये है तो बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या हो सकता है, -1.57 से 1.57, तो उसका बॉक्स लगाओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, -1.57 का -2 भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, -2 -1 0 1, और कोई पॉसिबिलिटी होगा नहीं। 1.57 तक का बॉक्स क्या होगा, 1 होगा, 2 नहीं जा सकता। इतना समझ आ गया। अगर tan इनवर्स x ये है तो उसका बॉक्स का वैल्यू यही पॉसिबिलिटी है, इसका बॉक्स का वैल्यू का पॉसिबिलिटी बताओ क्या हो जाएगा, 0 तो 1 का पॉसिबिलिटी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तक हो सकता है ना, बिकॉज ये तो 3.14 है, 3.14 का बॉक्स लगने के बाद 3 आ सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पॉसिबिलिटीज, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटीज हो गया तो अभी देखो ना कि अभी इन दोनों का समीशन क्या बोला है, 2 बोला है, तो देख लो किस किस केस में हो सकता है इन दोनों का समीशन 2, समझ में आ रहा है। पहले देख लेते हैं बॉक्स tan इनवर्स x और बॉक्स cot इनवर्स x, ठीक है। केस 1 बना लो, बॉक्स tan इनवर्स x का वैल्यू -2 से स्टार्ट हुआ, अगर बॉक्स tan इनवर्स x को -2 रखता हो तो ओवरऑल आंसर 2 आने के लिए इसको 4 होना पड़ेगा। क्या ये 4 हो सकता है, ये 3 तक सीमित है, मतलब -2 नहीं हो सकता है।
हो गया काम। दूसरा -1 रखता हूं, -1 रख के अगर इसको 2 आना है तो इसको क्या होना पड़ेगा 3। क्या ये 3 हो सकता है? हाँ, तो ये मिल गया एक केस। केस 2, इसको क्या रखो 0 रखो। अगर ये 0 होता है तो इधर कितना होगा 2 होगा, बॉक्स कॉट इनवर्स x। केस 3 में इसको 1 रखो, अगर इसको 1 रखते हो तो इधर भी 1 डालो। समझ में आ रहा है? तो 3 केस आपको पता चल गया। इस चीज को आप नोट कर देना, मैं रेस कर रहा हूं, जगह नहीं। ठीक है, अभी ये 3 केस में आप क्वेश्चन को पूरा पूरा एनालाइज करोगे। ठीक है ना सर? चलो देखते हैं पहला केस बॉक्स tan इनवर्स x, उसको अपन क्या मान रहे -1, और बॉक्स कॉट इनवर्स x उसको अपन क्या मान रहे 3 मान रहे। बॉक्स tan इनवर्स अगर -1 है तो tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? सर tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? सोचने का प्रयास कर जरा। tan इनवर्स का वैल्यू होगा -1 से कहां तक? -2 तक। सॉरी -0 से -1 तक, क्योंकि -0.3 का बॉक्स भी तो -1 होता है ना। पीछे वाला इंटीजर जो वैल्यू है उसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर होगा नंबर लाइन में उसका बॉक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर बॉक्स x ये है तो x का वैल्यू ये होगा, -1 से 0 होगा। क्योंकि अगर 0 पे क्लोज लगा देता हूं तो 0 का बॉक्स 0 हो जाएगा, बट हमें चाहिए -1। इधर कॉट इनवर्स x ऑब्वियसली कहां से कहां तक होगा? 3 से 4 तक होगा, 4 पे ओपन होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो ग्राफ बनाओ, ग्राफ से सॉल्व करो tan इनवर्स x का ग्राफ। आंसर क्या दे रहा है? tan इनवर्स x -1 से 0, -1 यहां पे है, -1 से 0। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ का हिस्सा है वो क्या है? ये है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है वो क्या होगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू tan ऑफ -1 कितना होगा? -tan1 से कहां तक? tan 0 कहां तक? 0 हो जाएगा। और इधर से क्या मिला? कॉट इनवर्स का ग्राफ बना। ठीक है, कॉट इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक मिल रहा है? 3 से 4 तक। अभी 3 से 4 तक तो हो नहीं सकता, पाई तक होगा, सीमित होगा। ठीक है, पाई पे क्लोज लगा दो। तो ये पाई है और यहाँ पे कहीं पे 3 है, तो 3 से पाई तक मतलब क्या? आंसर जो होगा वो -∞ से कहां तक होगा? कॉट 3 तक। अभी -∞ से कॉट 3 और -tan1 से 0। ठीक है, क्या इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन मिलेगा? मिलेगा क्या? अभी देख लो आप, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 तो पाई का बहुत नजदीक होगा ना। ये 3 वाला वैल्यू देखो यहां पे आएगा, और tan इनवर्स का ग्राफ अगर मैं इसी जगह पे बना देता हूं ये तो π/2 तक जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स। तो tan इनवर्स -1 पे जो वैल्यू देगा वो तो π/4 से काफी छोटा होगा। मतलब π/4 दैट इज, मैं इसका बात कर रहा हूं। इन दोनों में भी कंपैरिजन चलेगा ना, तो इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा? इन दोनों में कंपैरिजन चलेगा, -tan1 और cot 3। अगर cot 3 -tan1 से बड़ा हो जाता है तब तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर cot 3 -tan1 से छोटा है तब तो कोई इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ से ये क्लियर है पूरा पूरा कि -tan1 जो है वो cot 3 से छोटा है। अगर आपको अभी भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप tan और cot का ग्राफ बना करके देखो, कहानी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोले कैसे सर? दिखाता हूं। tan1 देख, ये है tan का ग्राफ, ये π/2 है, यहां पे होगा tan1। ठीक है, चल 3 कहां पे होता है? पाई से थोड़ा सा पहले, ये हो जाएगा आपका cot का ग्राफ, है ना। तो पाई पे जो वैल्यू आ रहा है वो देखो ना कहां पे है। इतना सा चीज का अगर नेगेटिव करोगे, क्योंकि -tan1 है तो इतना सा यूनिट नीचे जाएगा, बट ये cot ऑफ 3 जो है वो तो बहुत नीचे है ना, वो तो बहुत नीचे जा रहा है। तो ये cot ऑफ 3 जो है वो तो -tan1 से हमेशा नीचे होगा। तो अगर नीचे होगा तो क्या इस इंटरवल और इस इंटरवल का कोई कॉमन वैल्यूज मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। मतलब यहां से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 5। नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस प्रकार से एनालाइज करना होगा ग्राफ से। बहुत अच्छा 2 क्वेश्चन पिक किया था 4 और 5 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कहानी। अगर नहीं आता है मेरे साथ डिस्कस करोगे, बट अभी के लिए मैं इतना सा ही बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अगला केस हमारे पास क्या है? और tan इनवर्स x 0 से 1 और cot इनवर्स का वैल्यू 2 है। बॉक्स ऑफ cot इनवर्स का वैल्यू क्या है? 2 है। अभी अगर अपन सोचते हैं तो क्या सोचेंगे?
बॉक्स ऑफ tan इनवर्स का वैल्यू क्या था, 0 था, और बॉक्स ऑफ cot इनवर्स का वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो बॉक्स ऑफ tan इनवर्स अगर 0 है तो tan इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से कहां तक हो जाएगा भाई, 0 से 1 तक, 1 पे ओपन होगा, और इधर cot इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो tan इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्टली लगा दो, x का वैल्यू हो जाएगा tan 0, 0 से कहां तक, tan 1 तक, और इधर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो ये कहां से कहां तक होगा, cot 3 से cot 2 तक होगा। समझ में आ रहा है? बट अगर आप ध्यान से देखो cot 3 से cot 2 तक, अगर मैं ध्यान से देखूं तो cot 0 से tan 1, ठीक है, और cot 2 से cot 3 तक, cot इनवर्स का वैल्यू 2 से 3 दिख रहा है ना, चलो cot 2 से cot 3 तक होगा। हाँ समझ में आ गया। अभी cot 3 का वैल्यू और cot 2 का वैल्यू क्या है वो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ये तो पूरा पूरा पॉजिटिव इंटरवल है, बट cot 3 का वैल्यू तो नेगेटिव है भाई, ग्राफ में देख के पता चल जाएगा, और cot 2 का वैल्यू भी नेगेटिव है, मतलब ये पूरा पूरा नेगेटिव इंटरवल है और ये पूरा पूरा पॉजिटिव, तो कोई इंटरसेक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। वापस यहां से क्या आया आंसर, x बिलोंग्स टू 5 आया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन मिला ही नहीं। देख लो ग्राफ में, आप देख सकते हो, ये देखो cot का ग्राफ बनाओ ना, cot का ग्राफ ये होता है ना ऐसे, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, तो 3 तो पाई के बाद होगा ना, ओहो माय डियर, हाँ 3 तो पाई से पहले होगा ना, 3 तो पाई से पहले 3.14 से पहले होगा, तो 3 पे तो नेगेटिव देगा, और 2 जो है वो तो π/2 के बाद होगा, तो 2 पे भी क्या आ रहा है आंसर, नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों पे नेगेटिव, मतलब पूरा इंटरवल नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का तो कोई इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता, इसीलिए आंसर क्या है, 5 है। अभी तीसरा केस देख लेते हैं, दोनों आंसर, दोनों केस से क्या आ गया आंसर, 5 आ गया। अगर तीसरे वाले से भी 5 आ जाता है तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? चलो तो तीसरा वाला केस क्या है, बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x जो है वो क्या है आपका 1 है, और बॉक्स ऑफ cot इनवर्स x जो है वो आपका क्या है 1 है। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो इस यहां से पता चलता है कि tan इनवर्स x जो होगा वो 1 से 2 तक ओपन तक होगा, और cot इनवर्स x जो होगा वो 1 से 2 ओपन तक होगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाता है, tan 1 से tan 2 तक हो जाएगा ओपन, और यहां से x का वैल्यू क्या हो जाता है, cot 2 से cot 1 ओपन होगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cot इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी tan 1 से tan 2 और cot 2 से cot 1, ठीक है, तो इनका कोई इंटरसेक्शन होगा क्या, tan 1 से tan 2, tan का अगर ग्राफ बनाओ तो 2 तो यहां पे होगा, π/2 ना, π/2 के बाद आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा π/2 के बाद ये पाई होगा ना, पाई, तो 2 तो यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 तो यहाँ पे होगा, 2 पे तो नेगेटिव होगा और 1 पे तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो tan 1 से tan 2 इतना सा हिस्सा आ रहा है। और अगर मैं cot इनवर्स का बात शुरू करूं तो cot इनवर्स का वैल्यू आपको दिख रहा है, एक ही ग्राफ में बनाते हैं, cot इनवर्स का वैल्यू दिख रहा है ऐसे, पाई पे तो 1 डिफाइंड होता है ना, ठीक है, तो cot 1 कितना हो जाएगा, cot 1 कितना हो जाएगा, 1 पे तो cot 1 ये हो जाएगा, और cot 1 से cot 2 हो जाएगा ना। cot इनवर्स का एक बार वैल्यू में चेक कर लेता हूँ, cot इनवर्स का वैल्यू आपको मिल जाता है 1 से 2, 1 पे ये 1 से 2, सही है, cot 2 से cot 1, तो cot 1 पे तो वैल्यू ये हो गया, और 2 पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पे आपका वैल्यू हो जाएगा यहां तक। तो इस केस में तो आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बराबर मिल रहा है ना भाई। tan इनवर्स x का वैल्यू 1 से 2 तक, एक बार चेक कर लेता हूँ यार, फिर भी tan इनवर्स x का वैल्यू 1 से 2 तक हो गया, और cot इनवर्स x का वैल्यू भी 1 से 2 तक हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया आपका tan 1 से tan 2 तक, ये हो गया cot 1 से cot 2 से cot 1 तक, ठीक है ना। तो cot 2 से cot 1 तक जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, tan का ग्राफ बना करके देख लिया, tan 1
tan 1 ये है और tan 2, अरे भाई tan 1 तो पॉजिटिव वैल्यू है, tan 2 तो नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ यार, यहाँ से कुछ गड़बड़ी हुआ, पर ग्राफ बना करके प्रॉपरली देखते हैं, x का वैल्यू प्रॉपरली निकालते हैं। tan इनवर्स x का वैल्यू 1 से 2 आ रहा है। tan इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, π/2 माइनस π/2, ये हो गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक दिख रहा है आपको? 1 से 2 तक तो हो ही नहीं सकता है, π/2 तक होगा मैक्सिमम। ओहो 2 तक तो हो ही नहीं सकता है ना, tan इनवर्स का वैल्यू तक तो हो ही नहीं सकता है। ये मैक्सिमम कहां तक होगा? π/2 तक होगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है वो तो tan 1 से इंफिनिटी आएगा, मतलब यहां से आएगा आंसर tan 1 से इंफिनिटी। और cot इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? 0 से पाई तक होता है, तो ये इंटरवल तो इसके बीच में है, तो इसका आंसर देख लेते हैं अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है। cot इनवर्स का वैल्यू बना लेते हैं ग्राफ, ये है 0 से पाई, ये हो गया आपका cot इनवर्स। cot इनवर्स x का वैल्यू हो गया 1 से हो गया 2 तक, तो 1 पे जो वैल्यू आएगा वो ये होगा और 2 पे जो वैल्यू आएगा वो ये होगा। अगर 1 से 2 तक है तो ये वाला हिस्से का बात चल रहा है, ये वाला हिस्सा मतलब इधर का ये वाला हिस्सा, दैट इज cot 2 से cot 1 तक। इधर सही है, आंसर है आपका cot 2 से cot 1, दैट इज cot 2 से cot 1। cot 2 पे ओपन हो जाएगा और cot 1 पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक तो सही है। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो tan 1 से इंफिनिटी बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका π/2 और ये हो जाएगा पाई, ठीक है। तो cot का ग्राफ हो गया आपका ये लो, ये हो गया cot का ग्राफ। और अगर मैं tan का ग्राफ की बात करूं तो tan का ग्राफ यहां से हो जाएगा ऐसे, इधर ऐसे, इधर तो जरूरत नहीं है। अभी tan 1 कहां पे मिलेगा? 1 पे मिलेगा, 1 होगा π/2 से थोड़ा सा पहले, ये हो जाएगा tan 1। तो tan 1 से इंफिनिटी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x है वो क्या आएगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू tan 1 से इंफिनिटी, ये इतना सा हिस्सा, x तो मुझे नहीं चाहिए, इतना सा हिस्सा। और cot 2 से cot 1 कहां पे हुआ? 2 कहां पे है? π/2 के थोड़ा सा बाद है 2, और 1 कहां पे? 1 तो इसी जगह पे है। तो 1 पे cot 1 कितना दे रहा है? ये वैल्यू दे रहा है ना, ब्लू से मार्क करते हैं। 1 पे cot 1 कितना दे रहा है? ब्लैक वाले ग्राफ से ये वैल्यू दे रहा है। और 2 पे cot 2 कितना दे रहा है? ये वैल्यू दे रहा है। मतलब cot 2 का ग्राफ आ रहा है यहां से यहां तक, और tan 1 से इंफिनिटी। ये देखो इधर से x का वैल्यू आया tan 1 से इंफिनिटी, और इधर से x का वैल्यू जो आया वो ये है cot 2 से cot 1। क्या इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है? नहीं है, मतलब यहां से भी आंसर जो है वो क्या है? 5 है। वही मैं सोच रहा था, आंसर तो नो सॉल्यूशन था इसका, बट इस प्रकार से क्यों हो रहा है? हमने यहाँ पे गड़बड़ किए थे, यहाँ पे इंफिनिटी होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज tan इनवर्स x का वैल्यू तो 2 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, तीनों से ही 5 आया, मतलब आंसर क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। बट एनालाइज करना यहाँ पे काफी मुश्किल था, और प्रॉपर्ली ग्राफ जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल में जाकर के यूज हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के एक आध दो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो जरूर आपका एडवांस का वो रेयर वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर हो जाएगा, जो शायद 10 साल में एक बार आएगा और एकदम टफ वाले सेक्शन में होगा, ठीक है। बहुत ही क्वालिटी और अच्छे क्वेश्चन है, प्योर कैलकुलेटिव है, अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन खुद से ट्राई करना पड़ेगा तभी जाकर के बनेगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है और इंटरेस्ट है समझने का तो जरूर मेरे से कॉल कीजिएगा, समझा दूंगा, ठीक है। बट प्रॉपर्ली 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद कॉल कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? क्या पता एक पे पकड़ में ना भी आ सकता है, दूसरे बार तीसरे बार देखोगे तो ऑब्वियसली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से कहानी को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो आज और टाइम हो गया, मैं और लास्ट वाला क्वेश्चन बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, ये जीपी सीरीज है, ये जीपी सीरीज है, इसको सॉल्व कीजिएगा और ये समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन इनवर्स थीटा इसको उधर लेके जाए प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। ये कब ट्रू होगा? जब दोनों ही थीटा होगा, मतलब ये दोनों चीज इक्वल होगा। तो उस प्रकार से सोचना, सिंपल प्लेटफॉर्म, बाद में क्यूबिक आता है, सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है ना। उसमें बोलूंगा, कंसेप्ट है इसमें बोलूंगा, बट आज की क्लास में समय नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा, काफी टाइम हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से अभी आपका पूरा चारों एक्सरसाइज होमवर्क में है आज के लेक्चर के बाद। अभी आप ये चारों एक्सरसाइज कंप्लीट करो और उसके बाद हम लेक्चर 5 में पूरा शीट जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आज का क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, लास्ट में 2 क्वेश्चन बड़ा हैवी था, अगर नहीं आता मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट है मैथ्स रिगार्डिंग या फिर आपका एकेडमिक्स रिगार्डिंग तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और अपन उस चीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सारी चीज रिवाइज करके ही शीट में हाथ लगाना और सॉल्व करने बैठना और 70% क्वेश्चन सॉल्व भी होगा अगर ईमानदारी से करते हो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं आज के लिए। ठीक है, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे हमारा शीट डिस्कशन लेक्चर 5 में। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।